नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज अपन चर्चा करने वाले एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जो विषय रहेगा हमारा पीटीआई भर्ती 2026 को लेकर के, जिसमें बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारे कॉल थे कि फर्स्ट पेपर के बारे में बताइएगा, फर्स्ट पेपर में 40% से ज़्यादा नंबर कैसे लेके आए। तो मैं आज पूरी एक रणनीति लेके हूँ आपके सामने। पेपर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिकों को आपको सबसे ज़्यादा महत्व देना है, कौन से टॉपिकों को कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आने की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। तो थंबनेल में आप देख पा रहे हो कि आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी प्रथम प्रश्न पत्र में क्या रहेगा, बताओ 60% कैसे प्राप्त करें, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कैसे उसको तैयार करना है और उसका अवलोकन कैसे करना है। ये सारी बातों के ऊपर आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा, फिर वीडियो को क्या करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते हैं पहले, सबसे पहले अगर अपन बात करें पीटीआई भर्ती से संबंधित, आप किसी भी प्रकार का यदि अपडेट चाहते हैं और किसी भी प्रकार की अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आती है भर्ती से रिगार्डिंग, तो फिजिकल पॉइंट 360 के नाम से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो आज अपन चर्चा करें फर्स्ट पेपर के सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले अपन बात करें तो पहला सब्जेक्ट आता है हमारा राजस्थान का भूगोल, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी। अब राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक है, किस किस को सबसे ज़्यादा महत्व देना है, मैं इसके ऊपर यस करूँगा। वो टॉपिक आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको तैयार करना है और उनसे 100% प्रश्न आने की क्या रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। तो सबसे पहले टॉपिक दिया कि राज्य की स्थिति एवं विस्तार का टॉपिक दिया है, फिर दिया भौतिक प्रदेश का, फिर आपका दिया अपवा तंत्र का, फिर दिया जलवायु का, फिर दिया वन संपदा का, फिर एग्रीकल्चर का, फिर पशु संपदा, उसमें डेयरी विकास का, फिर उसके बाद जनगणना 2011, उद्योग और पर्यटन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, तो मैं सबसे पहले बता दूं स्थिति विस्तार के टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका। भौतिक प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो भौतिक प्रदेश को पढ़ना है, परंतु भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा महत्व जो देना है वो किसको देना है, बताओ। एक तो प्रश्न बन सकता है मरुस्थल को लेकर के, और एक आपका सवाल बन सकता है वो किसको लेकर के बन सकता है, अरावली को लेकर के बन सकता है। ये दो ही है, इसको भी आपको टॉपिक को तैयार करना है क्योंकि बड़ा टॉपिक है, लगभग 50-55 पेज में है, परंतु ढंग से पढ़ेंगे मरुस्थल और अरावली के ऊपर। या तो टीलों के प्रकार पूछ लेता है स्टेटमेंट में, चोटियों के प्रकार पूछ लेगा, ऊंचाई पूछ लेगा, सुमेलन करना पूछ लेगा, ये सारी बातें हैं। फिर आता है अपवा तंत्र। अपवा तंत्र के अंदर सबसे पहले अपवा तंत्र के अंदर जो हमारा महत्व रहेगा वो किसको लेकर के रहेगा, बताओ, नदियों को लेकर के। नदियों के बाद में इस टॉपिक में आता है बांध आते हैं, और फिर इसके अंदर आती है वो कौन सी आ जाती है, बताओ, झील आ जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है। नदियों में से सवाल 100% आएगा, ज्यादातर आता है कौन सी किसकी सहायक नदी है उसके बारे में सवाल पूछता है। फिर इसके बाद में आता है दोस्तों अगला टॉपिक आता है जलवायु। ये भी टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, इसमें भी कोपेन, ट्रीवार्थ और थॉर्नवेट को याद रखना है। और आजकल वार्षिक वर्षा के आधार पे क्रम पूछने लग गए, स्टेटमेंट बना देगा यहाँ से भी। फिर वन संपदा से पूछेगा, हर हाल में अधीनस्थ बोर्ड वन संपदा से पूछता है, सर्वाधिक वन संपदा वाले क्षेत्र, न्यूनतम वन संपदा वाले क्षेत्र, प्रतिशत में और कम प्रतिशत में। फिर कृषि से आपको पढ़ना है, एक तो क्या पढ़ना है, प्रमुख फसलें पढ़नी है, याद रखना। क्या पढ़ेंगे, प्रमुख है फसलें, और प्रमुख फसलों में क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा महत्व क्या देना है, तो आपने देना है एक तो किसको देना है, किस्म को देना है। दूसरा इसके अंदर आपने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बताओ, जलवायु खंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, जलवायु खंड। बस इतनी सी बातें पढ़नी है और कोई रिसर्च सेंटर वगैरह कुछ नहीं पढ़ना। फिर पशु संपदा के अंदर, केवल पशु संपदा के अंदर मैं बता दूं आपको पढ़नी है नस्ल पढ़नी है। क्या पढ़नी है, नस्ल। नस्ल में किसकी पढ़ोगे, एक तो पढ़ लेना भेड़ की नस्ल, एक पढ़ लेना कौन सी, बकरी की नस्ल, एक पढ़ लेना कौन सी, गाय की, और एक पढ़ लेना इसके अंदर भैंस की। बस इस चारों में से सवाल आपका पूछ लेगा, और एक डायग्राम होगा लगभग 1 पेज का होगा जिसके अंदर पशु घनत्व पूछ लेता है, कुल पशु कितने हैं, कौन कौन सा नंबर है, बस ये है। जनगणना 2011 के अंदर 2-3 चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। एक तो पढ़ना है साक्षरता, एक आपने ध्यान देना है वो क्या पढ़ना है, बताओ, घनत्व, एक आपने ध्यान देना है वो क्या पढ़ना है, बताओ, लिंगानुपात। बस 3 ही बातें हमारे सिलेबस के अंदर, तीनों से बाहर कोई सवाल नहीं पूछेगा।
फिर उद्योग के अंदर बात करें तो उद्योग के अंदर जितने भी पार्क बने हुए हैं उन पार्क को पढ़ना है। फिर आपने क्या पढ़ना है, जोन बने हुए हैं उन जोन को पढ़ना है। उद्योगों में पूछेगा तो किसका प्रश्न आएगा, सूती का, और क्या आएगा, चीनी का, और क्या पढ़ लेना है, ढंग से पढ़ोगे तो क्या पढ़ लेना है, सीमेंट पढ़ लेना है। बस इसके अंदर इस ज्योग्राफी को क्या कर देना है दोस्तों, फिनिश कर देना है। पर्यटन का टॉपिक मत पढ़ना, पूछ भी लेता है, नहीं भी पूछता है। अगर पूछ भी लेगा तो एक आधा कोई प्रश्न आ सकता है, मेलों से संबंधित आ सकता है, वो हमारा कला और संस्कृति के अंदर तैयार हो जाएगा। सर्किट है 10, उनमें से कई बार सवाल आ जाता है, कई बार नहीं आता, तो वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। वो कहाँ आ जाएगा आपका, मेले त्योहार के अंदर वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी किसको लेकर के, राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर के। टॉपिक की बात करें तो लगभग टॉपिक की चर्चा करूं तो लगभग 11 टॉपिक के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक है, सॉरी 10 टॉपिक में है। पूरी संभावना रहती है यहाँ से 10 से लेकर के 12 सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। ढंग से पढ़ोगे तो ये सवाल आपके सारे क्या हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। तो ये चीजें समझ आई होगी। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। अगला सब्जेक्ट आ गया हमारा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में अभी के अकॉर्डिंग देखें तो पहला टॉपिक आता है दोस्तों, वो क्या आता है, प्रमुख सभ्यता। और प्रमुख सभ्यताओं की बात करें तो राजस्थान में 50 सभ्यताएं हैं, परंतु हमारे सिलेबस के अंदर क्या दे रखा है, एक तो कालीबंगा दे रखा है, एक आहाड़ दे रखा है, एक गणेश्वर दे रखा है, एक बैराट दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आजकल वर्तमान में पूछ रहा है, 1 नंबर के ऊपर किससे सवाल पूछ रहा है, आहाड़ से। 2 नंबर के ऊपर प्रायोरिटी रहेगी, वो किसकी रहेगी, गणेश्वर से, सॉरी बैराट से। 3 नंबर में इससे और 4 नंबर में इससे। इनमें 3 को बहुत अच्छा पढ़ लेना, क्योंकि आहाड़, गणेश्वर और बैराट को बढ़िया पढ़ लेना। बच्चे की वो कौन सी बच्ची, आपकी कालीबंगा बच्ची, तो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो एक तो आपको ये टॉपिक क्लियर करना है, सभ्यता वाला एक प्रश्न यहाँ से आएगा। अगला प्रश्न आ जाता है गुर्जर प्रतिहार। कौन से आते हैं, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार को भी हल्का सा देख लीजिएगा। इसमें क्या पढ़ना है, एक तो राजाओं का कर्म पढ़ना है, आज के बाद में याद रखना। उनका समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कर्म याद हो जाएगा तो समय ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। राजाओं का कर्म पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से 4 राजा दे देगा और कौन से गुर्जर प्रतिहार से संबंधित हैं उनको बताइए। तो हो सकता है उसमें 2 और उसमें 3 हो। तो एक तो ये, दूसरा गुर्जर प्रतिहारों की पहली राजधानी कौन सी थी, ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है, कहाँ इसकी सत्ता स्थापित की और किसने की थी। फिर आता है अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में बात करें तो अजमेर के चौहानों में एक तो नाम आता है अर्णोराज। कौन सा नाम आता है, अर्णोराज को पढ़ना है बहुत अच्छे से। फिर पढ़ना है एक विग्रहराज। विग्रहराज कौन सा है बताओ, चतुर्थ है। और एक पढ़ना है त्राइन वाला युद्ध जिसका नाम है पृथ्वीराज। बस ये 3 राजा है वो अजमेर के चौहानों में सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्णोराज, फिर विग्रहराज और फिर कौन सा है, पृथ्वीराज। फिर आता है दिल्ली सल्तनत के साथ में क्या दे रखा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध दे रखा है। किन का दे रखा है, तो एक तो मेवाड़ का दे रखा है, एक रणथंभौर का दे रखा है, एक जालोर का दे रखा है। मेवाड़, रणथंभौर और जालोर। कहने का मतलब है इन तीनों राज्यों के अंदर 1290 से लेकर के और 1311 के बीच में इनमें जो घटनाएं हुई है वो आपको देखना है। जैसे रणथंभौर के अंदर पहला साका हुआ 1301 में, फिर मेवाड़ के अंदर हुआ 1303 में, फिर जालोर में हुआ 1308 और 1311 के अंदर। ये तीनों बातें यहाँ देखनी है। फिर आता है राजस्थान व मुगल संबंध बताना है। तो मेवाड़ के किसको पढ़ना है, राणा सांगा को पढ़ना है, प्रताप को पढ़ना है, राज सिंह को पढ़ना है। जबकि आमेर के अंदर होगे तो एक ही राजा है हमारे पास में, मान सिंह, बीकानेर का राय सिंह और मारवाड़ का कौन सा पढ़ना है, चंद्रसेन। पूरा इतिहास आपको नहीं पढ़ना, परंतु इसमें इतनी बात जरूर याद रखनी है, जैसे चंद्रसेन आप पढ़ रहे हो तो चंद्रसेन के समकालीन राजा कौन है। चंद्रसेन जैसे कहाँ का है, मारवाड़ का है, तो समय मेवाड़ का कौन था, बीकानेर का कौन था, जोधपुर आपकी सॉरी जयपुर का कौन था। ये थोड़ा सा आपने क्या करना है, ध्यान देना है। बढ़ते हैं, ये कुछ शायद बातें समझ आई होगी, ये बातें आपको थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि 10-12 प्रश्न जो आएंगे यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। अब इनमें भी राणा सांगा का प्रश्न, महाराणा प्रताप का प्रश्न, राज सिंह का प्रश्न, मान सिंह का प्रश्न, राय सिंह का, ये 7 राजा ही हैं। तो जबकि आप तो पूरा क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, पूरा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, पूरा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, पूरा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कौन सा किसका क्या था। अब देखो आगे अगला जो आता है हमारा वो कौन सा आता है बताओ, आधुनिक इतिहास आता है। कौन सा आता है, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको बोलते हैं। ये कौन सा इतिहास है दोस्तों, आधुनिक इतिहास है। अगर मेरे से प्रश्न पूछे आधुनिक इतिहास की मैं बात करूं तो टोटल इतिहास से 10 प्रश्न आएंगे, तो 3 तो आएंगे किससे, राजवंश से, और 7 प्रश्न आएंगे मॉडर्न से। याद करना
1857 की क्रांति को आपको बहुत अच्छे पढ़ना है। सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, इनका संस्थापक पढ़ना है। क्या पढ़ना है बताओ, संस्थापक पढ़ना है। फिर आपने इसके अंदर पढ़ना है कब शुरू हुई थी, भारत में भी पढ़ना है, राजस्थान के संदर्भ में। फिर उसके बाद में छावनी पढ़नी है, और फिर क्या पढ़ना है, प्रमुख युद्ध पढ़ने हैं इसके अंदर। क्या पढ़ने हैं, प्रमुख युद्ध। एक पेज में दोस्तों इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। और एक जरूर याद करना, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो विद्रोह हुए हैं, राजस्थान में क्या हुए हैं, जो विद्रोह हुए हैं, उन विद्रोह को प्रारंभ से, यानी प्रारंभ से और अंतिम तक क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि क्रम पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर आता है राजनीतिक जागरण, इसको छोड़ देना, नहीं पढ़ना है। फिर प्रजामंडल आंदोलन को पढ़ना है। एक तो समय पढ़ना है प्रजामंडल आंदोलन में, और दूसरा क्या पढ़ना है, उनके संस्थापक पढ़ने हैं। फिर आता है एकीकरण, एकीकरण से हाल में प्रश्न पूछेगा। फिर किसान आंदोलन से प्रश्न पूछेगा, जनजातियों में याद रखना, जबकि किसान आंदोलन में यहाँ से आप दो ही याद रखोगे। एक तो कौन सा याद रखना है आपने, बिजोलिया याद रखना है। कौन सा याद रखना है बताओ, बिजोलिया किसान आंदोलन। और एक कौन सा याद रखोगे, कौन सा है, बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण है। और एक आता है बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा आता है बताओ, बेंगू किसान आंदोलन। इसके बाद में एक किसान आंदोलन आता है, एक ही किसान आंदोलन। ये तीन किसान आंदोलन जिनसे सबसे ज्यादा दोस्तों क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य आंदोलन से पूछा तो कहां जाएगा, बिजोलिया में जाएगा। अगर जनजातीय में जाएगा तो एक ही आंदोलन की पूरी संभावना है। अन्यथा क्या याद रखना, बेंगू किसान आंदोलन याद रखना। ये आधुनिक के पार्ट को लेकर के था। अब आगे देखें, हमारा अगला टॉपिक आ गया राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला संस्कृति की बात करें तो आपको एक ध्यान रखना है, इस कला और संस्कृति के अंदर आपने इतना ही ध्यान रखना है, कक्षा 9 की किताब और कक्षा 10 की किताब को आपको क्या देना है, महत्व देना है। कौन सी बुक को महत्व देना है, राजस्थान अध्ययन की बुक को महत्व देना है। अब आ गया पहला टॉपिक, राजस्थान का पहला टॉपिक दिया राजस्थान का लोक देवता, दूसरा लोक देवी, तीसरा प्रमुख संत, चौथा दिया है प्रमुख दुर्ग, पांचवा दिया है मंदिर व महल, छठा दिया है चित्रकला। आगे भी इसके अंदर टॉपिक है, साहित्य के टॉपिक बच गए है ना, वो टॉपिक है। तो लोक देवता और लोक देवियों की बात करें तो लोक देवताओं में आपने पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है, पंचपीर पढ़ना है। केवल क्या पढ़ना है, पंचपीर। पंचपीर तो पढ़ना है, इनके अलावा आपको एक महत्व देना है, क्योंकि पंचपीरों में क्या शामिल नहीं है, तेजाजी शामिल नहीं है, उसको ढंग से पढ़ लेना बस। राजस्थान अध्ययन में 7 ही लोक देवता दिए हैं, 7 से हर बार पेपर में प्रश्न पूछता है, वहां से नहीं जाएगा। यही आपको क्या देखना है, लोक देवियों में देखना है। लोक देवियों में क्या देखना है, जिनका वर्ष में 2 बार मेला भरता है। ये बार मैं आपको बता रहा हूं, जिनका वर्ष में 2 बार मेला भरता है। वर्ष में कितनी बार भरता है, 2 बार मेला भरता है, 2 बार मेला भरता है। एक तो उनको याद रखोगे, एक याद रखना राजवंश की कुल देवी कौन सी है, उनको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है प्रमुख संत और संप्रदाय। संत संप्रदायों की अगर बात करें तो सारे नहीं पढ़ने हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। संत संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण है वो पहला पढ़ना है निम्बारक संप्रदाय याद करना। दूसरा आता है वो कौन सा आता है, वल्लभ संप्रदाय पढ़ना है। फिर आता है वो कौन सा आता है बताओ, राम स्नेही। कौन सा पढ़ना है, राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही पढ़ना है। राम स्नेही के बाद में कौन सा पढ़ना है, तो राम स्नेही के बाद में आता है क्षत्रिय जसनाथी। कौन सा आता है बताओ, जसनाथी। और एक पढ़ना है बिश्नोई, याद रख लेना। क्या पढ़ना है, बिश्नोई। बस इनको ढंग से याद कर लेना, इनसे आपका सवाल है बाहर नहीं जाएगा। प्रमुख दुर्गों के अंदर बात करें तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं 8-9 दुर्ग हैं, उनको ढंग से याद करना। जैसे बीकानेर का जूनागढ़ हो गया, जैसलमेर का सोनारगढ़ हो गया, और जोधपुर का कौन सा हो गया, मेहरानगढ़ हो गया, और राजसमंद का कुंभलगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो ही गया, रणथंबोर सवाई माधोपुर का रणथंबोर हो गया, जयपुर का कौन सा हो गया, आमेर हो गया। इनको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आधे से ज़्यादा समस्याएं आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, हल हो जाएगी। प्रमुख मंदिर में महल के टॉपिक को स्किप कर देना, क्योंकि यहाँ से सवाल होने की कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये ऊपर के भाग को जो पढ़ रहे हैं वो इनसे रिलेटेड है, याद रखना। तो वो याद होंगे तो अपने आप हो जाएगा। चित्रकला में आपने पढ़ना है प्रमुख स्कूल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रमुख है स्कूल पढ़ना है। और प्रमुख स्कूल के बाद में क्या पढ़ना है, चित्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है बताओ, चित्रकार। कहाँ के पढ़ने हैं, एक तो मेवाड़ स्कूल के पढ़ने हैं, और एक कौन से स्कूल के पढ़ने हैं, मारवाड़ के। और एक विशेष में जाना है, वो कहाँ जाना है, किशनगढ़ को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बताओ, किशनगढ़ को पढ़ना है।
किसको पढ़ेंगे? किशनगढ़ को। ये थोड़ी सी बातें आपको कहाँ ध्यान देनी है? कला एवं संस्कृति में ध्यान देनी है। तो इनमें ये टॉपिक स्किप कर देंगे आप। दुर्ग के टॉपिक में मात्र कितने दुर्ग पढ़ेंगे? 6 से 7 दुर्ग है, उन्हीं को पढ़ेंगे। संत संप्रदाय में मैंने आपको ये क्लियर कर ही दिया। तो जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ क्या पूरी माइंड में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखें नेक्स्ट बचे हुए टॉपिक। अब बच्चे हुए टॉपिक है मेले एवं त्योहार में। इनमें से आप है वो 7 नंबर टॉपिक है हमारा, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है और ये कौन से है? 11 नंबर। ये सारे टॉपिक है वो नंबर देने वाले हैं। मेले व त्योहार की बात करूं तो मेले त्योहार में आप इतना जरूर याद रखिएगा कि ऊपर में लोग देवता लेवल देवियां पढ़ के हैं तो लगभग मेले त्योहार हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। परंतु यहाँ आप ज्यादातर है वो बड़े बड़े पढ़ लेना परीक्षा से 3 मंथ पहले के, और 3 मंथ क्या पढ़ेंगे बाद के पढ़ लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। वेशभूषा का टॉपिक मत पढ़ना, आभूषण का टॉपिक पढ़ लेना। आभूषण के टॉपिक में एक तो प्रश्न आता है कान का पूछा जाता है, एक किसका पूछा जाता है? गले का, और एक पूछा जाता है नाक का। याद रखना, कान, गले का और नाक के आभूषण क्या पूछे जाते हैं? सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। भाषा एवं साहित्य का प्रश्न दोस्तों आपका आना ही आना, ये तय बात है। और भाषा एवं साहित्य के अंदर मैप के अंदर भर लेना कौन सी किसकी उपबोली है, याद करना। कौन सी भाषा पूछता है आजकल? उपबोली पूछता है। कौन सी पूछता है? उपबोली। और एक याद रखना मूल भाषा, याद रखना कौन सी भाषा है बताओ? मूल भाषा। ये थोड़ा सा पढ़ना है। फिर आता है लोक नृत्य आते हैं, और लोक नृत्यों की अगर बात करें तो लोक नृत्यों में ज्यादातर जनजातीय नृत्य आते हैं। जनजातीय नृत्य आते हैं, ये जरूर याद रखना। जनजातीय नृत्य आते हैं। व्यावसायिक तो बाद में परिवर्तित हुए। लोक संगीत को छोड़ देना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अपन लोगों ने क्या किया है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इसके ऊपर अपन लोगों ने चर्चा की है। तो हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का हो गया, राजस्थान हिस्ट्री का हो गया, राजस्थान का कला और संस्कृति का हो गया। कहने का मतलब इन तीनों को जोड़े तो लगभग मान के चलना 35% के आसपास में आएंगे। इनके कितने परसेंट आएंगे? 35। लगभग टॉपिक भी इतनी हुई है कि अगर इनको ढंग से पढ़ोगे ना तो 15-20 दिन में आप लोग बहुत अच्छे से इनको क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। दूसरा अगला तो आता है राज्य की राज्य व्यवस्था। जो तीनों हमने पढ़े, राजस्थान हिस्ट्री, कला और कला संस्कृति और ज्योग्राफी, तो उसकी बात करूं हर एक टॉपिक है। टॉपिक वाइज हमारी एक टेस्ट सीरीज भी शुरू हुई है जो 6 मार्च से उसका पहला टेस्ट होगा। शेड्यूल वाइज हमने क्या किया, एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट का आयोजन किया जिसके अंदर आपको टास्क मिलेगा, जिसके अंदर आपको टारगेट मिलेगा। और टारगेट आज दिया है, कल आपको क्या करना है? टॉपिक जैसे चित्रकला हो गई, चित्रकला में 20, 30, 40 तो वर्तमान में बदलता हुआ पैटर्न है, उसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज को क्या क्या डिजाइन किया है जिससे आप अपना खुद का क्या कर सकते हो दोस्तों? मूल्यांकन कर सकते हो। तो देखिएगा राज्य की राज्य व्यवस्था में देखें तो राज्यपाल की कार्य प्रणाली का टॉपिक दे रखा है, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल दे रखा है, मुख्य सचिव दे रखा है। इस टॉपिक को जरूर पढ़ें, मुख्य सचिव को जरूर पढ़ें, राज्य मानवाधिकार को जरूर पढ़ें, पंचायती राज को क्या पढ़ना है दोस्तों? जरूर पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ और क्या है बताओ? तो यहाँ आरपीएससी याद रखना। क्या पढ़ोगे आप? आरपीएससी को भी ढंग से पढ़ के जाना है। तो आरपीएससी से सवाल आएगा, पंचायती राज से भी सवाल आएगा, और राज्य मानवाधिकार आयोग से भी सवाल आएगा, मुख्य सचिव से भी क्या आएगा? सवाल आएगा। अब बच्चा कौन सा? राज्यपाल की कार्यप्रणाली। राज्यपाल की कार्यप्रणाली है, उसमें आपने बड़े बड़े मोटे मोटे क्या देखने हैं? अनुच्छेद देखने हैं। बहुत ज्यादा गहराई के अंदर आपने नहीं पढ़ना है। मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल की मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप इसको पढ़ें, बहुत बड़ा टॉपिक है ये अपने आप में। और मुख्यमंत्री का क्रम है वो आप जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन सा मुख्यमंत्री कब बना था, 3 बार शपथ लेने वाले कितने हैं, 2 बार शपथ लेने वाले कितने हैं, अनुसूचित जाति का कौन सा था, अनुसूचित जनजाति का कौन सा था, पहला मुस्लिम कौन सा था। ये सारी बातें आपने क्या करनी है? दिमाग के अंदर एक छोटे से रफली पेज के अंदर आप कर लोगे तो आपका यहाँ से आंसर मिलने की पूरी संभावना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला आता है विश्व का भूगोल। अब विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल के ऊपर बहुत सारे संशय होते हैं कि हम इनको तैयार करें कि नहीं करें। तो इनके लिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप कौन सी बुक्स लेके आ जाए, दिशा की बुक्स ले ले। कौन सी बताओ? 2020 याद रख लेना, ये दिशा की 2020 बुक ले आओ जिसके अंदर प्रीवियस में आए हुए प्रश्न है उन्हीं को पढ़ें, क्योंकि भारत के भूगोल में और विश्व के भूगोल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप कहोगे कि महाद्वीप और महासागर का टॉपिक पढ़ें, तो महाद्वीप और महासागर का टॉपिक पढ़ोगे तो 100 पेज का है, प्रश्न कितना आना है? 1 आना है। फिर उसके बाद आता है वायुमंडल एवं पवन तंत्र है, यहाँ से इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। गर्म और ठंडी जल धारा जरूर पढ़ के जाना है आपने। कौन सी पढ़ना है? गर्म व ठंडी
ठंडी जल धारा, यहाँ से एक टॉपिक आता है जल धारा, जिसमें गर्म को ढंग से पढ़ लेना, ठंडी छोड़ देना, या ठंडी को पढ़ लेना, गर्म को छोड़ देना। फिर जनसंख्या वितरण में प्रवचन आ गया, औद्योगिकरण में उसका प्रभाव आ गया, पर्यावरण मुद्दे में रणनीति आ गया। इनकी सलाह मैं नहीं दूंगा कि आप इन टॉपिकों को पढ़ें। इन टॉपिकों को दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, स्किप की कर सकते हैं। और महाद्वीप और महासागर के टॉपिक जो भी आपके, उनके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इनमें प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को आप पढ़ लेते हो और उनका बढ़िया तरीके से एनालाइज कर लेते हो, तो क्या हो जाता है, ये टॉपिक आपके क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला आ गया भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से 4 से 5 प्रश्न आने हैं, महत्वपूर्ण आने हैं। एक तो आएगा भारत के सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश से दोस्तों एक प्रश्न आएगा। सामान्य परिचय को जरूर पढ़ के जाएं। भौतिक प्रदेश के अंदर आपने पढ़ना है, सबसे ज्यादा अहमियत देनी है, वो क्या देनी है बताओ, हिमालय को देनी है। क्या देनी है बताओ, हिमालय। हिमालय की चोटियां पूछ लेगा, प्रकार पूछ लेगा, ट्रांस हिमालय इनके बारे में पूछ लेता है। फिर एक आएगा अपवाह तंत्र में से सवाल आएगा, कौन सी किसकी सहायक नदी है, और इसमें ज्यादातर आता है वो कौन से भारत की नदियां पूछता है बताओ, दक्षिणी भारत की पूछता है। कौन सी पूछता है, दक्षिणी भारत की। या फिर यहाँ से सवाल बनता है, एक तो कौन सा बनता है बताओ, अरब सागर का, और एक बनता है कौन सा बताओ, बंगाल की खाड़ी का। इनसे सवाल पूछता है कौन सी नदी जल डालती है या कौन सी नदी जल नहीं डालती है, या पूछता है कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी नहीं बनाती है। फिर जलवायु में मानसून तंत्र की मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, पढ़ सकते हैं आप, थोड़ा बहुत भी पढ़ सकते हैं। ऊर्जा संसाधन है वो हल्का सा पढ़ लीजिएगा। वनस्पति को भी पढ़ सकते हैं और भारत की कृषि को भी पढ़ सकते हैं, और भारत में उद्योग भी दे रखा है। परंतु अगर आप मेरे से ओपिनियन पूछें, इन 2 टॉपिकों के अंदर, 3 टॉपिकों के अंदर जितना एफर्ट आप लगाओगे, अगर इसको मैं यहाँ से कट भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन तीनों टॉपिकों को मिला करके हो सकता है पेपर में कितने प्रश्न पूछ लें, 2 प्रश्न पूछ लें। और तीनों टॉपिक 30 पेज के हैं। 30 पेज यदि हम और किसी विषय के अंदर आप जाएंगे तो वहां प्राथमिकता में क्या देनी चाहिए, ज्यादा देनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला आ गया भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ स्किप करने वाली बातें बता रहा हूँ, पढ़ने की बात कर। 1935 का अधिनियम है, बहुत बड़ा अधिनियम है, मैं बता रहा हूँ बार बार, बहुत टफ प्रश्न इससे आते हैं, तो इस अधिनियम को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसके साथ में जाइए, इसको स्किप करें। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। भारत की विदेश नीति में नेहरू का योगदान, बिल्कुल एक प्रश्न मिलेगा यहाँ से। फिर भी यूएनओ से भी क्या मिलेगा, लगातार एक प्रश्न आता है। फिर आता है अंबेडकर की भूमिका। अंबेडकर की भूमिका को पढ़े, परंतु अंबेडकर की भूमिका के अंदर महत्वपूर्ण चीज क्या पढ़नी है आपने, इनकी पुस्तकें पढ़नी है, कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं, बस इतना सा है। इसमें 3 टॉपिक को आपको क्या देना है, मैं रेफर कर रहा हूँ गांधी जी को, फिर उसके बाद में अंबेडकर जी को, फिर उसके बाद में नेहरू जी को, और यूएनओ को पढ़ना है। यूएनओ का तो 101% सवाल पूछेगा, ये तय बात है। फिर आता है अगला, इसी का भाग आता है संविधान का निर्माण एवं विशेषता, बिल्कुल पढ़िएगा कौन सा है, वो कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया, और संविधान का निर्माण कब हुआ, संविधान निर्मात्री सभा, ये पूरा बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ से सवाल आता है। मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य से प्रश्न आएगा। नीति निर्देशक तत्व से भी क्या पूछा गया था दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था, नीति निर्देशक तत्व को भी पढ़े आप। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मैं सजेशन नहीं करूंगा कि आप पढ़े, क्योंकि यहाँ समय है वो क्या होगा बताओ, ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा, और आने की संभावना भी क्या है बताओ, बहुत कम है, क्योंकि राष्ट्रपति का हो सकता है कोई सवाल आ जाए, बाकी कोई चांस नहीं है। परंतु संविधान निर्माण से यहाँ से सवाल आना है, मौलिक अधिकार से भी आएगा, मूल कर्तव्य से भी आएगा, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आएगा। अगर राज्य भारत की राज्य व्यवस्था में हम मूल टॉपिकों से 4 टॉपिक बहुत अच्छे पढ़ लें तो 4 सवाल यहाँ से हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे की बात की तरफ जाएं तो इससे थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो अपन लोगों ने एनालाइज किया है वो पूरा मैंने लगभग आपको 70 से 75% के बारे में आपको बता दिया है। टॉपिक अब कई लोग सोच रहे होंगे टॉपिक तो आपने लगभग बता दिए, हाँ टॉपिक मैंने लगभग बता दिए, परंतु उनके अंदर ये चीज़ें मैंने बता दी कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को छोड़ना है। पढ़ना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। अगर आप पीटीए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और 2026 के अंदर पीटीए बनने का यदि आप सपना देख रहे हैं,
तो आज ही हमारी टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं और खुद का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज का प्रारंभ होगा वो कब होगा, 6 मार्च 2026 से होगा। विशेषता क्या है, तो आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। 51 टेस्ट इसके अंदर मिलेंगे आपको, जिसमें 43 टेस्ट होंगे, वो टॉपिक वाइज होंगे। आपको शेड्यूल दिया जाएगा, एक दिन अंतराल के ऊपर आपके टेस्ट होंगे, 4 टेस्ट होंगे यूनिट वाइज और टेस्ट होंगे फुल्ली टेस्ट होंगे। कहने का मतलब जुलाई तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यही स्थिति हमारी कौन से पेपर में रहने वाली है, प्रथम प्रश्न पत्र में रहने वाली है। और ये स्थिति हमारी कहाँ रहेगी, द्वितीय प्रश्न पत्र में। विशेषता क्या है, इसमें आपको टारगेट मिलेगा, तब इसका नाम रखा गया टास्क टेस्ट सीरीज। और नवीनतम पेपर पैटर्न के तर्ज के ऊपर ये टेस्ट सीरीज क्या की गई है, डिजाइन की गई है। यदि टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो 92 570 39 319 के ऊपर दोस्तों क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे से लाइव भी पढ़ना चाहते हैं, किसके माध्यम से, MCQ बैच के माध्यम से, तो ये 10 मार्च को MCQ बैच भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रारंभ हो जाएगा। ओनली कौन से बैच होगा बताओ, तो आपका पेपर सेकंड का होगा। पेपर कौन सा होगा दोस्तों, सेकंड का होगा, जिसके अंदर अभ्यास हेतु ये क्या साबित होगा, रामबाण साबित होगा। इसके अंदर हम एक एक प्रश्नों को क्या करेंगे लेके और उसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। और ये प्रश्न किस हिसाब से होगा कि वर्तमान में परीक्षा का बदलता हुआ पैटर्न है, उसके आधार पे अपन लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिजाइन कर रहे हैं। फिर भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या कर सकते हैं, अपना सवाल है वो लिख सकते हैं, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं 92 570 39 319 के ऊपर क्या कर सकते हैं दोस्तों, संपर्क कर सकते हैं। और अभी हमने इस टेस्ट सीरीज और MCQ बैच के ऊपर होली के इस पावन अवसर के ऊपर डिस्काउंट दे रखा है। और हमने डिस्काउंट में क्या कर रखा है, ये टेस्ट सीरीज है आपकी 251 रुपए में पेपर फर्स्ट की मिलेगी और पेपर सेकंड की भी कितने की मिलेगी, 251 की। यदि कोई विद्यार्थी दोनों एक साथ खरीदना चाहता है तो दोनों एक साथ होगी, वो कितने रुपए में मिल जाएगी उसको, 399 रुपए के अंदर ये दोनों टेस्ट सीरीजें हैं, पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की मिल जाएगी। इससे कम दामों में आपको कहीं पर भी और अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें। और ऐप का नाम मैं आपको बता देता हूं, कंपटीशन तैयारी के नाम से हमारा ऐप है। कौन सा ऐप है बताओ, कंपटीशन तैयारी के नाम से ऐप है। इस प्रकार का इस ऐप का लोगो होगा, तो प्ले स्टोर के अंदर जाकर के आप इस ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने पेपर फर्स्ट का एनालाइज किया है। ऐसे ही कुछ ही समय के बाद में मैं पेपर सेकंड का एनालाइज लेके आऊंगा। अगर आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो पेपर फर्स्ट के अंदर 60% से कम अंक आने की कोई प्रबल संभावना नहीं है। 60% से ज्यादा ही नंबर आएंगे, 60% से कम नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।